हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एचपीएससी और एचएसएससी की स्क्रीनिंग के लिए केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिकुल्स। हम ये एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 14 है, वहाँ से पढ़ेंगे। सिर्फ टू द पॉइंट स्टडी करेंगे। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे वही डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे गए जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस स्मॉल यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोला जाता है। इनका मतलब होता है शुगर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 3 टाइप के हैं: मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स। जो मोनोसैकराइड्स होते हैं उनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। उनमें मतलब एक यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसका एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। नेक्स्ट है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड्स में 2 to 10 यूनिट्स प्रेजेंट होती है, मतलब मोनोसैकराइड्स की, जिनको फर्दर हाइड्रोलिसिस या फिर रिड्यूस किया जा सकता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें सुक्रोज, माल्टोज हो गया और गलेक्टोज हो गया। सॉरी सॉरी गलेक्टोज नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड में जो मोर देन 20 मोनोसैकराइड्स होंगे उनको बोलेंगे पॉलीसैकराइड्स। जो इसके एग्जाम्पल है वो ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम्स एंड सेलुलोज हो गया। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका जो क्लासिफिकेशन है मोनोसैकराइड्स का, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे। जो अगर 3 कार्बन एटम है आपके पास तो उसको बोलेंगे ट्रायोज, 4 हैं तो टेट्राज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है हेप्टोज शुगर के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ये फ्रीली नेचर में अवेलेबल होती है और स्वीट फ्रूट्स और हनी से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। राइप ग्रेप्स आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। जो इसकी जो प्रिपरेशन है, हम इसे कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले फ्रॉम सुक्रोज या फिर केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। और नेक्स्ट स्टार्च की अगर या फिर सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज ही मिलेगा। ये दो इसके प्रिपरेशन के जो 2 स्टेप थे, मतलब स्टार्च से और सेलुलोज से मिल सकता है और केन शुगर या फिर सुक्रोज से। नेक्स्ट जो इसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ जो ग्लूकोज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्लूकोज है वो एक एल्डोहेक्सो शुगर है या फिर इसको डेक्सट्रोज शुगर है। जो इसका मोलिकुलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो 6 हैं वे कैसे पता करेंगे? जब हम ग्लूकोज को HI के साथ हीट करते हैं तो हमें N हेक्सेन मिलता है। तो ये बताता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है NH2OH के, मतलब ऑक्साइम बनेगा। एल्डिहाइड के साथ NH2OH रिएक्ट, हाइड्रोक्सिलामीन रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइम बनेगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, या फिर हम HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास साइनोहाइड्रिन्स कंपाउंड मिलेंगे, जो ये इंडिकेट करता है कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, अगर हम ग्लूकोज की Br2 वाटर के साथ मतलब ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। जो फर्स्ट जो एल्डिहाइड CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, कार्बोक्सिल मतलब ग्रुप में। ये इंडिकेट करेगा कि जो CHO ग्रुप है इसमें एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ना कि कीटोन की फॉर्म में। जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जो ये शो करेगा कि जो 5 जो ग्रुप प्रेजेंट है वो OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ 5 ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, नॉट मोर देन 5। नेक्स्ट जो रिएक्शन है कि हम इसमें ग्लूकोज की अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे HNO3 के साथ, तो हमारे पास मिलेगा सैक्रिक एसिड। अगर हम इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं Br2 के साथ तो हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। ये 2 स्टेप हैं जो एस्टेट में पहले पूछे गए थे, तो आप याद रख लेना। अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सैक्रिक एसिड मिलेगा, अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड कब मिलेगा? जब CHO कन्वर्ट हो जाएगा, CHO कन्वर्ट होगा COH में, तो ग्लूकोने मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस है कि इसमें लास्ट में जो CH2OH प्रेजेंट है। लेकिन सैक्रिक एसिड में HNO3 एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें जो CH2OH है और CHO को दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा तो सैक्रिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की वो डी ग्लूकोज है या फिर एल ग्लूकोज है। अगर डी ग्लूकोज होगा तो OH अगर राइट साइड है तो डी ग्लूकोज है, अगर OH लेफ्ट साइड है तो एल ग्लूकोज है। ये बहुत सारी नेक्स्ट जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारी रिएक्शन ये शो करते हैं कि जो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर, लेकिन जो 3 जो मतलब मेन जो टेस्ट हैं वो
ग्लूकोज शो करता है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो रिएक्शन होती है जो स्टिफ बेस के साथ या स्टिफ जो टेस्ट है वो है ग्लूकोज नहीं देता है। क्यों? इसलिए नहीं देता क्योंकि उसमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है अगर हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें भी फ्री CH2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो ग्लूकोज है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म में। जब इनके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मतलब हीट करेंगे 371 केल्विन पे तो हमें बीटा फॉर्म होगी। एंड अगर हम अल्फ़ा फॉर्म मतलब जो 303 केल्विन पर हम करेंगे तो हमें अल्फ़ा फॉर्म मिलेगी। और जब इन दोनों को छोड़ देंगे एक टेम्परेचर पर तो मतलब आधा मतलब बन जाएगा अल्फ़ा, नेक्स्ट वन इज बीटा। अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों क्या हैं? ये एनोमर्स हैं। C1 कार्बन एटम पे अगर डिफरेंट मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उनको बोलेंगे एनोमर्स। क्यों डिफरेंट है? जो C1 कार्बन एटम है इस पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है ये लेफ्ट साइड है, इसमें जो OH ग्रुप है ये राइट साइड है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में तो OH राइट साइड होगा और बीटा डी ग्लूकोज में जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। जो ग्लूकोज की जो मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये पायरोनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरोनोज भी है और बीटा डी ग्लूकोपायरोनोज में है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज में जो OH होगा वो नीचे की साइड होगा और बीटा में OH ऊपर की साइड होगा। ये हमें याद रखना है कि कौन सा अल्फ़ा है कौन सा बीटा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में जो शुगर मतलब शुगर की जो मोइटी प्रेजेंट होती है वो है फ्यूरेनोज फॉर्म प्रेजेंट होती है, फ्यूरेनोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये। इसमें जो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है C2 कार्बन जो होता है उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्कोहल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें भी सेम अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज दोनों ही प्रेजेंट है। जब CH2OH या फिर OH दोनों में से कोई भी एक ले लेना। अगर CH2OH ले रहे हैं तो अगर बिलो द मतलब नीचे की साइड है तो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज है और ऊपर की साइड है तो अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज है। ये दोनों एनोमर्स प्रेजेंट हैं इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स में जो लिंकेज होगी इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ये याद रख लेना आप कि इनमें जो डाइसैकेराइड्स में जो लिंकेज होती है वो मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलेगा डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। और जो सुक्रोज है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कार्बन है दोनों मतलब शुगर यूनिट्स का दोनों में से कोई भी एक फ्री नहीं है, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। तो इसमें जो याद रखने की चीज़ है वो यही है कि जो सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है पहली बात तो। और जो इसमें जो लिंकेज जो प्रेजेंट है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, इसमें अल्फा एंड बीटा फॉर्म प्रेजेंट है दोनों की। C1 एंड C2 पर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट जो है वो है माल्टोस। माल्टोस में जो 2 यूनिट प्रेजेंट है वो है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों में अल्फा अल्फा प्रेजेंट है। और इसमें जो लिंकेज है C1 एंड C4 कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। ये तो सिंपल है, बिल्कुल याद कर लेना आप। नेक्स्ट जो है वो है लैक्टोज। लैक्टोज में प्रेजेंट है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। इसमें C1 और C4 कार्बन एटम है। ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों रिड्यूसिंग शुगर है? क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम है बीटा डी ग्लूकोज का ये फ्री है तो इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और इसमें जो लिंकेज प्रेजेंट है वो याद कर लेना C1 ऑफ द गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्च। स्टार्च में 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है वो वाटर सोल्यूबल है और इसमें सिर्फ C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है और ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अमाइलोपेक्टिन है, इसमें C1 C4 और C1 C6 दोनों यूनिट प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। ये तो अमाइलोज है, इसमें C1 और C4 लिंकेज है, लीनियर मॉलिक्यूल है एक ही। नेक्स्ट है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में देखो दोनों C1 एंड C6 एंड C1 एंड C4, इसलिए ब्रांच्ड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो कहाँ मिलता है? प्लांट्स में मिलता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम का। इसमें जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो होती है C1 एंड C4। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें सिर्फ खाली बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और इसमें जो लिंकेज होगी C1 एंड
C4 लिंकेज होगी ग्लूकोज यूनिट की। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारी जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है, कहाँ पे, लीवर में और मसल्स में। और ये एनिमल बॉडी में स्टार्च जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन से मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड की जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है RCH NH2COH। ये R ग्रुप वेरी करता है, कोई भी H हो गया, CH3 होगा, कोई भी ग्रुप हो सकता है। R में अगर H होगा तो उसे बोलेंगे ग्लाइसिन, और CH3 होगा इसको बोलेंगे एलेनिन। सबसे जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन, ये एग्जाम्पल याद कर लेना आप। और जो ग्लाइसिन और एलेनिन है, दीज आर द नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ये भी याद रख लेना आप। और जो बच गए जो मैक्सिमम है वो असेंशियल अमीनो एसिड है। क्लासिफिकेशन में यही है कि नॉन असेंशियल और असेंशियल अमीनो एसिड। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमें डेली बेस्ड पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। और एसेंशियल हैं जो हम बाहर से लेते हैं अपनी डाइट में, जो हमें डेली जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? वो ज्यूट्राइन के फॉर्म में एक्ट करती हैं, ये याद रख लेना। जो इनकी जो ज्यूट्राइन फॉर्म होती है ज़्यादा स्टेबल होती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसका जो क्लासिफिकेशन है या फिर इसकी जो टाइप है वो दो हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं दो। जो फाइब्रस प्रोटीन है उसमें इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो कैरेटिन है, कैरेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? हेयर, वूल एंड सिल्क, ये एग्जांपल है। और मायोसिन प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर, प्रोटीन जो होता है वो। नेक्स्ट जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन कहाँ मिलता है? इंसुलिन और एल्ब्यूमिन इसके दो कॉमन एग्जाम्पल हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। नेक्स्ट है जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है जब तो क्वाटरनरी और टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बनती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? इसको टर्म जो इसके लिए कोई तो विटामिन ए है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, जो हमारे मतलब वाटर के साथ नहीं जाते, उनको बोलेंगे। जो इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं ADE एंड K, ADE K, ये एग्जांपल हैं। और जो स्टोर होते हैं वो एडिपोज टिश्यू और लीवर की, मतलब एडिपोज टिश्यू में और लीवर में स्टोर होते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं वो दो ही हैं, वो हैं B एंड C। B में जो एक्सेप्शन है, जो स्टोर मतलब नहीं मतलब स्टोर होता है वो है विटामिन B12, याद रख लेना, जो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है जो विटामिन ए। विटामिन ए की जो कमी से जो डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। इसकी जो सोर्सेज है वो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे डिजीज़ याद कर लेना। विटामिन B1 को बोलेंगे थायामिन, इससे बेरी बेरी होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्ड ग्रोथ हो जाती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलेंगे, इससे चिलियोसिस हो जाएगा या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होंगे, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ऐसी जली जली हुई स्किन हो जाएगी। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलेंगे और इससे जो डिजीज़ होगी उसको कन्वल्शन बोला जाता है। विटामिन B12 मतलब इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसको याद कर लेना, पर्सीनियस अनीमिया, RBC डेफिशिएंट हो जाएगी इसमें, हेमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, इससे स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है इसमें गम्स में। विटामिन डी होती है रिकेट्स हो जाती है, इसके बोन में कुछ डिफॉर्मेलिटीज होती हैं बच्चों में, उसको रिकेट्स बोला जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो सॉफ्ट बोन हो जाती हैं, मतलब जॉइंट में पेन होगा अडल्ट में, वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई में जो फ्रेगलिटी ऑफ RBC है वो डिक्रीज हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। जो विटामिन के है वो इससे जो ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। जो विटामिन के है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए अगर वो नहीं होगा तो हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, DNA एंड RNA। DNA क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो DNA में जो शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है वो होती है बीटा D
2 डीऑक्सी राइबोज, और इसमें जो होती है वो बीटा डी राइबोज। जो इसमें इसको डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड पोजीशन पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो डीऑक्सी राइबोज, ये है राइबोज। और इस पर सेकेंड पोजीशन पर अगर हम OH को रिमूव करके H लगा देंगे तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। ये इसकी बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं दोनों। नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं DNA और RNA में, वो डिस्कस कर लेते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। सबसे पहले करेंगे हम DNA में। DNA में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं? DNA में होता है A, G, C एंड T, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। नेक्स्ट है RNA। नेक्स्ट है RNA में क्या प्रेजेंट होता है? RNA में प्रेजेंट होता है A, G, C एंड U। उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है इसमें RNA में, और DNA में होता है A, G, C एंड T। ये आपको याद रखना है। सिर्फ जो A और T के बीच बॉन्ड बनेगा वो तो होगा डबल बॉन्ड, और जो G और C के बीच बॉन्ड बनेगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड। ये याद रख लेना बॉन्ड्स कौन कौन से बनेंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में है, ये याद रखना है आपको कि फॉस्फेट जो ग्रुप है वो 5th पोजीशन पर, शुगर की 5th पोजीशन प्रेजेंट होता है। जो बेस होता है वो C1 पर प्रेजेंट होता है। बेस का मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। बस ये आपका कंप्लीट हो गया बायोमोलिक्यूल चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।